नया संकल्प पत्र बना है, क्रमशः अध्यक्ष जी ने जितने अच्छे ढंग से बात की है, मैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखकर बोलना चाहूँगा तो जो कहा गया था कि हर गरीब को मकान मिले, चाहे शहरी हो या ग्रामीण हो, उसमें 4 करोड़ लोगों को अगर मकान देने का प्रयास किया है, तो मैं आपको कुछ जिले के उदाहरण दे सकता हूं जहां प्रधानमंत्री आवास के नाम से सबसे ज़्यादा मकान शहरी क्षेत्र में अगर दिए गए हैं, तो एक आध जिला तो मेरा भी आता है, जो गृह जिले से मैं आता हूं, जहां सबसे ज़्यादा मकान दिए गए। अकेले उज्जैन के अंदर 7,000 से ज़्यादा मकान शहरी आवास के। एक तरह से हमारे यहाँ मीलों की नगरी थी, मीलों की नगरी होने के कारण से आबादी तो बड़ी थी, लेकिन मील बंद हो गए 20-20, 30-30 साल पहले, तो मीलों के आधार पर कई सारे लोगों को मकान की दरकार थी। तो प्रधानमंत्री आवास ने एक तरह से नया जीवन फूका सभी के लिए, ग्रामीण शहरी सभी क्षेत्र में बराबरी से। जिस प्रकार से मैंने आवास का बताने का प्रयास किया, उसी प्रकार से हमारे अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही। मैं टूरिज्म में भी काम कर चुका हूँ पहले, और पर्यटन को लेकर मध्य प्रदेश की जो संभावना है, चीता प्रोजेक्ट के बाद से फॉरेस्ट में हेरिटेज का अपना महत्व है ही। हम तमाम जितनी बिल्डिंग है उनको उस पर काम कर ही रहे हैं, लेकिन बाबा महाकाल के महालोक बनने के बाद तो धार्मिक पर्यटन में भी एक तरह से बहुत बड़ी छलांग मध्य प्रदेश ने लगाई है। और जैसा कि माननीय मोदी जी का विजन है कि ये टूरिज्म कई देश, दुनिया के 200 देश में से 60 देश ऐसे जिनकी पूरी वार्षिक वित्तीय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था केवल टूरिज्म के माध्यम से चलती है। तो ऐसे में हमारे लिए बड़ी संभावना है कि हमारे यहाँ सभी प्रकार का पर्यटन की बड़ी संभावना है। और माननीय मोदी जी ने अगर उसको अपने हाथ में लिया है, उनके अच्छे पसंद के सब्जेक्ट में से टूरिज्म पे उन्होंने ज्यादा जोर दिया है। इस संकल्प पत्र के माध्यम से अब इसी में आप टूरिज्म की संभावना भी देखो तो और अलग अलग प्रकार से खुलेगी। जैसे आमतौर पे पर्यटन को बोलते ही हमारे ध्यान में आता है कि यहाँ पर होटल तक जाएंगे, रिसोर्ट तक जाएंगे, लेकिन मेडिकल टूरिज्म ये एक नया रास्ता खुला है। बड़े पैमाने पर जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बनाने का हमने संकल्प लिया, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 2 साल के अंदर हर लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज देंगे। तो मेडिकल की फैसिलिटी के आधार पर मेडिकल टूरिज्म से डेवलपमेंट करते हुए लोगों को रोजगार भी दें और जीवन भी बचाए। आपको ध्यान में होगा, इसीलिए हमने एयर एम्बुलेंस की बात भी कही थी कि ये एयर एम्बुलेंस, उसमें आयुष्मान योजना के माध्यम से प्रदेश की आबादी में लगभग 8.5 करोड़ में से 4 करोड़ आयुष्मान के कार्ड हमने बनाए हैं। उसी में एयर एम्बुलेंस भी जोड़ करके हमने बात कही। मैं चूंकि इसकी संकल्प समिति का भी सदस्य रहा और पूरे देश ने इसको अप्रिशिएट किया कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। गरीब व्यक्ति कोई हॉस्पिटल में बीमार हो जाए और डॉक्टर और कलेक्टर दोनों डिसाइड करे कि इसको और उच्च चिकित्सा की या गुणवत्तापूर्ण कहीं किसी केंद्र पे ले जाने की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें हम अपने उस आयुष्मान के कार्ड के माध्यम से लाभ देंगे। तो ऐसे में एक बड़ा निर्णय माननीय मोदी जी ने इस संकल्प पत्र में और जुड़वा दिया कि 70 साल से ऊपर वाले, अभी तक तो गरीबी रेखा वालों को इसमें आयुष्मान का कार्ड मिलता है, अब गरीबी रेखा भी है, मध्यम भी है, और मध्यम से ऊपर वाले भी जो एक तरह से हम मान के चलते हैं भले वो किसी भी श्रेणी के हो, उनको भी इस दायरे में लाने का संकल्प लिया। ये एक तरह से अविश्वसनीय जैसा है कि हम कौन सा सेक्टर छोड़ रहे हैं। सभी के लिए अगर ये संकल्प ले रहे हैं तो ये वाकई सबसे बड़ा हमारा एक निर्णय मुझे लगता है कि ये किया गया है। इसी के साथ साथ आप अगर लाइन से देखेंगे तो एजुकेशन, युवा, एक एक करके जितने प्रकार की बात कही है, खास करके जो 4 जातियां बताई मोदी जी ने, वो चारों जातियों को इसमें संकल्प पत्र के माध्यम से सबके जीवन में बदलाव लाने के लिए संकल्प लिए। उद्योग की कैटेगरी भी 4 नंबर तक की कैटेगरी गई है। अभी तक तो हम स्मॉल स्केल से लेकर के केवल 3 श्रेणी में जाते थे, लेकिन रोजगार परक उद्योग, जिनके उद्योगों के माध्यम से केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं, ऐसे बड़ी इंडस्ट्रियां जिस इंडस्ट्रियों के माध्यम से भविष्य में रोजगार के लिए ही खड़ी की गई। आमतौर पर मशीनीकरण के युग में मशीनों के आधार पर प्रोडक्शन निकालना और प्रोडक्शन के आधार पर कमा के ले जाना। हम कल्पना करें कि ये वो दौर था जब दौर में गणेश जी भी चाइना बनाने लग गया था। हमारे अपने घरों के अंदर मूर्ति पूजा के लिए भी हमारे लिए अपने यहाँ ये जो नया बदलाव आया संकल्प पत्रों के बलबूते पर,
दुनिया का सबसे बड़ा खिलौने बनाने वाला देश अगर कोई हो गया, नंबर 1 पे भारत आ गया है, तो ऐसे में हमारी संभावना भी खुलती है। इसी प्रकार से चिप के मामले में सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर के भी जो कल्पना, तो अत्याधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल करते हैं। और जिस ढंग से हमारी खास करके जबलपुर की सैन्य शक्ति के साथ वहाँ इंडस्ट्रियां हैं जो आर्मी के हथियार बनाती, तो भविष्य को लेकर के हर सेक्टर में संकल्प पत्र के माध्यम से देश के स्वाभिमान का भी ध्यान रख रहे हैं, रोजगार का भी ध्यान रख रहे हैं और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का भी पूरा ध्यान रखा है। एक तरफ हमने कहा कि हम अमेरिका, इंग्लैंड और इनकी ग्रोथ को देख करके चल रहे हैं, लेकिन ये जो अर्थव्यवस्था का तीसरा पक्ष लेके चल रहे हैं, इस आधार पर अपने मध्य प्रदेश का भी हमने 4.5% से बढ़ा करके 9% का जो टारगेट लिया। मुझे लगता है संकल्प पत्र में बहुत सारी गुंजाइश हमारे लिए भी निकलेगी, जो एजुकेशन से लगा करके जैसे सैटेलाइट टाउन की बात इसमें जोड़ी गई। तो शहर का जो शहरीकरण बढ़ रहा है, तो केवल शहर में गरीब लोगों के लिए उनकी जो झुग्गी झोपड़ी है उनका निदान भी इसमें खोजा गया है कि झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए योग्य प्रकार के आवास बना करके उनको दे करके एक तो शहर का सौंदर्यीकरण भी करा जाए, इसी प्रकार से सैटेलाइट टाउन के डेवलपमेंट के माध्यम से सभी सर्व सुविधा युक्त शहर के बढ़ते आबादी के घनत्व को भी समायोजन करने का प्रयास किया गया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी सरकार ने भी निर्णय किया था, जैसे आमतौर पर कोई शहर बढ़ता है तो हमारे एक पर्टिकुलर किसी एक दिशा में बढ़ जाता है, तो सर्वांगीण प्रकार से जोड़ते हुए और 25 साल तक के आगे का प्लान बना करके शहर का विकास किया जाए। और ट्विन सिटी का भी कंसेप्ट इसमें एक तरह से सैटेलाइट टाउन के माध्यम से पूरा होता है। उदाहरण के लिए हमारे आसपास के महानगरों की बात करी जाए तो महानगरों से जुड़े हुए नगर भी एक तरह से दोनों तरफ से विकास समान रूप से होता है, लेकिन अभी ध्यान ऐसा आता है कि केवल एक ही नगर की तरफ ध्यान जाता है, दूसरा नगर अपनी जो सीमित व्यवस्था उसके आधार पर बढ़ता है। तो सैटेलाइट कंसेप्ट के माध्यम से भारत सरकार की इस योजना के संकल्प कर लेने से हमको ये सुविधा होगी कि हम सीहोर के भी विकास की बात करेंगे और भोपाल के विकास की बात करेंगे। हमारे पास में ये बड़ी संभावना रहेगी। इसी प्रकार से इंदौर की बात करेंगे तो देवास की बात करेंगे, उज्जैन की बात करेंगे, धार की बात भी करेंगे। तो समान रूप से विकसित होने के लिए राज्य में बड़ी संभावना है। वैसे तो काफी ज्यादा है, इसमें मैं ज्यादा आपको ये पत्र मिलेगा, इससे इसमें आप देख ही लेंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर रोजगार आधारित, खासकर ग्रामीण रोजगार आधारित जो संभावना भी इसमें लेके जोड़ी, इसकी भी मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा। खेती, पशुपालन, मछली पालन, ये जो हमारे लिए खास करके इसमें बड़ी संभावना है। जैसे हमने कहा कि हमारे संकल्प पत्र में, हमारे मध्य प्रदेश के संकल्प पत्र में भी जोड़ा था कि खेती से जितनी आमदनी किसानों की हुई है अपनी जगह, लेकिन खेती के बाद उनके जीवन में आमदनी का दूसरा रास्ता पशुपालन से। तो पशुपालन को, दूध डेयरी को, और वो भी सहकारिता के आधार पर बढ़ाना, और सहकारिता के अलावा कोई निजी निवेश से भी आता तो आए, लेकिन जैसे हम कृषि के जिन्स खरीद करके गेहूं, धान, अन्य प्रकार के बोनस देकर उनको प्रोत्साहन देते हैं, ऐसे दूध उत्पादन का भी प्रोत्साहन देने वाला पार्ट इसमें आया है। तो दूध पे भी बोनस देकर के भविष्य में रोजगार और घर की आय बढ़ाना किसानों की एक बड़ी संभावना है। फिर हमारे बड़े बड़े तालाब बने हैं, बड़े तालाबों में जल रचनाएं बड़ी हुई, तो ऐसे में मछली पालन की बड़ी अच्छी संभावना है। तो मछली पालन पे भी हमने काम करने के लिए इसी में से रास्ता ढूंढा है। मुझे लगता है कि लगभग किसान सम्मान निधि की जो 10 करोड़ लोगों को देने वाली बात है, हमारी राज्य सरकार ने भी किसान सम्मान निधि समान रूप से दे करके किसान का भी और सेना के जवान का भी, दोनों का ध्यान इसमें रखा गया है। हमारे जनजाति गौरव की बात इसमें कही है कि हमारी विरासतों पे हम काम करेंगे। तो ट्राइबल का हमारा आदिवासी बहुत बड़ा अंचल है, ऐसे में हमारे लिए इसी प्रकार के बहुत सारे केंद्र, जिनको सांस्कृतिक केंद्र के नाते से हम जाना जा सकते हैं, विभिन्न भाषा बोलियों को संरक्षण करने की बात हो सकती है, इस पे हम काम करेंगे। खास करके माननीय मोदी जी ने तो तमिल विश्व की सबसे पुरानी भाषा में से एक बात कही है, तो तमिल भाषा के आधार पर माननीय मोदी जी ने केंद्र के इसमें जोड़ा, और हम अपने क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर के, सभी भाषा बोली के संरक्षण को लेकर के अच्छे से काम करेंगे। एक अच्छी बात रेलवे को लेकर भी है। भारत में हमारे वंदे भारत ट्रेन का जो विकास चल रहा है, अभी माननीय अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, इनको वंदे भारत ट्रेन मिलने से एक तरह से खजुराहो का टूरिज्म भी बदला और ये हमारा एक नया सेक्टर बदला है। और एक और जानकारी कि 2013 के पहले मध्य प्रदेश में 150 करोड़ रुपया केवल रेल के सुविधाओं के लिए मिलता था।
आज की स्थिति है, पिछले मोदी जी जो कहते हैं वो करके कैसे दिखाते हैं। अभी इस साल तक हमारे पास एक ही साल में 15,500 करोड़ रुपया रेल के लिए मिला है। तो कहा 150 करोड़ का 15,500 करोड़। और अभी मेरी विष्णु जी से जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश चूंकि मध्य में आता है और मध्य में आने के कारण से आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम कर लिया है, बड़े हाईवे निकालना, बाकी सड़कें बनाना, लेकिन अब आप रेल के भी आप इसी प्रकार की नई रेल लाइनें प्रस्तावित कराई है। तो हमने इस पे अलग अलग प्रकार से मीटिंग करके इसके ये जो संकल्प लिया है कि रेल की सौगातें मिले, रेल की अलग अलग प्रकार की श्रेणियों का लाभ मिले और इसी प्रकार से अपने प्रदेश का पूरे देश के अंदर रेल नेटवर्क में बड़ा रोल आ जाए, इस पे काम करने की जरूरत है। अभी बाकी तो मैं काफी बात बोल सकता हूँ, लेकिन ये जो एक ध्येयवाक्य माननीय मोदी जी बोलते हैं, यही समय है, सही समय है भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर के आगे बढ़ने का। निश्चित रूप से इस समय का हम उपयोग करेंगे। और जैसे कि हमने देखा है कि देश ने चंद्रयान की सफलता देखी, अब गगनयान का गौरव भी हासिल करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी सरकार ने साइंस टेक्नोलॉजी को भी समान रूप से महत्व देते, जैसे इसमें गुंजाइश थी संकल्प पत्र में, हमने अपने यहाँ डीप रिसर्च सेंटर की स्थापना IIT इंदौर के माध्यम से कराई थी। ये उसी प्रकार के कि अगर इंडस्ट्रियां हैं उनको सेल्फ अपने प्रोडक्ट की कोई रिसर्च रिपोर्ट लेना है, उस पर काम करना है, तो आगे जाकर के कैसे कैसे वो साइंस सिटी बनाना, साइंस सिटी को भी इसमें गुंजाइश दी। आधुनिक विज्ञान के कई केंद्र डेवलप करने की बात कही। कौन सा सेक्टर छोड़ा है? सभी सेक्टरों को इसमें लिया है। तो प्राचीन ज्ञान का भी महत्व है, आधुनिक विज्ञान का भी महत्व है, रोजगार का भी महत्व है और विकास का संकल्प भी पूरा है। मुझे लगता है कि इतना ही कहना पर्याप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इस कार्यक्रम को तीसरे चरण में ले जाते हुए मध्य प्रदेश हेतु संकल्प पत्र के विमोचन के लिए मैं आग्रह करूंगा कि कृपया प्रक्रिया मंच को सौंपे ताकि हम इसका विमोचन मध्य प्रदेश के लिए कर सकें। आसपास आइए और नजदीक आइए। ये सब अपने ज्ञान में मैं मीडिया दिग्दर्शिका के लिए भी आग्रह करूंगा, कृपया तुरंत दें और मीडिया विभाग के सभी सदस्य भी उसमें आ जाए, उसके बाद प्रश्नोत्तर। इसका अच्छा और एक मिनट और है, मीडिया विभाग के साथी आ जाइए। पंकज जी आइए, पंकज जी आइए, जल्दी आइए, समय का अभाव, जल्दी से। वंदना जी आइए। समय दे दिया क्या है आपको बैठे हम वापस भी आने के बाद चलिए, बहुत धन्यवाद। चलिए, सभी मीडिया के मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के अंतिम चरण है। इस संकल्प पत्र में UCC भी है और 2036 के ओलंपिक भी है। तो अब इस कार्यक्रम को अपने अंतिम चरण में ले जाते हुए मैं प्रश्नोत्तर के सेशन में आप सबको आमंत्रित करता हूं। मेरा एक छोटा सा आग्रह है, चूंकि संकल्प पत्र का कार्यक्रम है तो संकल्प पत्र आधारित ही प्रश्न अगर आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। जी, आदरणीय विजय दास जी। संकल्प पत्र में 400 पार की कहानी तो है, लेकिन यदि अकुल नाथ कहते हैं माई का लाल, तो आपका क्या कहना? हमने कहा है कल, कोई माई का लाल आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता। वो सही कहते, कौन खत्म कर रहा है?
ये तो वही जाने, हमको थोड़ी मालूम। हमने तो नहीं कहा हम खत्म कर रहे हैं। सुचंदा जी। ऐसा है कि अभी जो इलेक्शन चल रही है, इस लोकसभा इलेक्शन, ये मोदी जी वर्सेस अलायंस। ओके। भाजपा तो पीछे पीछे चल रही है मोदी जी। इस जहाँ भी अलायंस डाला है, पहला चीज, उनका पहला पॉइंट ये है कि 30 लाख सरकारी नौकरी वेकेंट है, वैकेंसीज है, और वो आएंगे तो वो भर देंगे। संक्षिप्त प्रश्न ये है कि मोदी जी के लिए सरकारी नौकरी प्रायोरिटी क्यों नहीं है, क्यों वो 30 लाख वैकेंसीज भरा नहीं सकते? हर महीने संकल्प पत्र में हर महीने हमने 75,000। आप बताइए, हर महीने मेला लग रहा है, हर महीने नियुक्ति दे रहे हैं। हमारे प्रदेश में ही हमने, आपको जानकारी बता दें, एक ही दिन में 10,000 नियुक्तियां यहीं दी थी, जिसमें पटवारी से लेकर सभी क्षेत्रों की दी थी। तो प्रत्येक जो संकल्प पत्र में कहा है उसको मोदी जी पूरा करते हैं। ट्रांसपेरेंट नियुक्तियां, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि मोदी जी ने कहा कि नियुक्ति पत्र ट्रांसपेरेंसी के आधार पर। श्याम सिंह तोमर जी। मैं तो संख्या देख के डर रहा हूँ, नहीं ये सब पूछेंगे तो मेरा तो उनका मुहूर्त का समय निकल जाएगा राजगढ़ का, इसलिए भागना पड़ेगा। बहुत सुझाव, बहुत अच्छा सुझाव। मैं बताता हूँ कि जो 70 साल से ऊपर में सभी वर्गों को जोड़ने की बात अगर आयुष्मान में, तो ये हमने कहा कि इसमें एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आएगा। खास करके मैं इसको इस संदर्भ में भी कहना चाहता हूँ, आपने अपने नजदीक देखा होगा कि हमारे स्टेट या कई ऐसे स्टेट जो अभी बेंगलोर, हैदराबाद, बंबई, इनकी चमक से थोड़े से अभी बचे हैं, लेकिन अगली पीढ़ी क्या होती, पढ़ लिख करके उधर भागती, तो यहाँ 70 साल से बड़ी उम्र के माता पिता, ये परिवार के वरिष्ठजन यहाँ छूट जाते हैं। तो एक तरह से उनका एक गारंटी हो जाती है कि भाई वो कोई कारण से बीमार हो जाए तो आयुष्मान के माध्यम से पूरा इलाज मिल जाएगा, बाकी चीजें मिलेगी। हमारी सरकार इसमें काम भी कर रही है कि ऐसे वरिष्ठ जन जो अपने जिले के अंदर निवास करते हैं, अपने जिला हॉस्पिटल में कलेक्टर के माध्यम से, अभी तो मैं उस पर काम काफी हद तक कर भी लिया, बताऊंगा, उनकी सूची बना करके उनको संबंधित हेल्थ डिपार्टमेंट से केवल वो फोन करे तो उनको उठा करके ले जाए, क्योंकि अकेले रह रहे हैं, उनकी बड़ी कठिनाई है। ऐसे में हमारी सबकी जवाबदारी बनती है उनकी चिंता करें। ऐसे टूरिज्म से लेकर के हर सेक्टर, मछली पालन वाला सेक्टर, ये ऐसे कई सारी चीजें इसमें हमने ली। विपिन जी। मोहन जी, एक सवाल यह है कि कांग्रेस ये कहती है संकल्प पत्र को लेकर, राहुल गांधी कहते हैं ये चूल्हा पत्र है, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा कहते हैं कि माफीनामा पत्र है ये, तो क्या कहेंगे आप इस? कांग्रेस कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है। कांग्रेस ने कभी गंभीरता से कोई बात बोली है तो उनको कोई गंभीरता से लेगा। जनता विश्वास करती मोदी जी पे, ये लगातार हम देख रहे हैं, और उनके अपने भाषा और उनके अपने तरीके में उस पर क्या बोल सकता हूँ। सोनी जी। सर, आप सेटेलाइट टाउन की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के कई शहरों में, भोपाल में 30 साल से मास्टर प्लान नहीं आ पाया, तो ये क्या कारण है? सरकार की असफलता है या वो इतना भारी है सब्जेक्ट में आने का? आपने जो बात कही उसी का उत्तर है। उत्तर ये है कि नगरीय सीमाओं के अंदर मास्टर प्लान ये लगभग 30-40 साल से बनते आए, लेकिन काल के प्रवाह में इसकी जो अंदर की कठिनाइयां आ रही है, इसको छोड़कर लोग पंचायत सीमा में बना रहे हैं, तो वहां जहां मास्टर प्लान का लेना देना नहीं। तो ये सरकार एक कोई भी निर्णय करे 2-4 किलोमीटर में डेवलप करेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं, 50 किलोमीटर दूर भी डेवलप कर सकते हैं। ये सैटेलाइट उस कंसेप्ट पे है। सैटेलाइट जब कहेंगे तो सैटेलाइट के अंदर रेसिडेंशियल, कमर्शियल, पीएसपी, सभी लैंड यूज सहित पूरा एक नगर बनाने की कल्पना है, उसको जोड़ा है। तो आप सभी का सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के बैक टू बैक कार्यक्रम में पुनः को आमंत्रित करेंगे और इत्मीनान से सबके साथ बैठ के सारे प्रश्नों के उत्तर करेंगे। आप सभी ने अपनी गर्भामयी उपस्थिति दी, इसके बाद आप आमंत्रित हैं। बहुत धन्यवाद।
Hi, I'm Tim Berglund with Confluent. In this episode of the Fundamentals of Apache Kafka, we're going to dive a little bit deeper into how Kafka works. When we're done, you should be able to think a little bit more deeply about the actual code in a producer and a consumer, how those work. You should know a little something about exactly one's semantics. You could talk about the way high availability and durability are accomplished in a Kafka cluster, and you can talk at a high level about how you might secure a Kafka cluster. Here is a minimal producer in Java. Now you'll notice this is just a public static void main method, so very, very simple standalone application. There are kind of 4 sections there that are boxed off. Let me talk about those. The first one is configuration. You make a properties object and you give it some configuration. Minimally, you have to tell it kind of like where the cluster is. That's that Bootstrap server list there. There's just a list of one address. That's a broker or a list of a small number of brokers in the cluster, so the client has some idea where to connect to and get cluster metadata from. You also have to tell the client the type of the key and the value. In this case, they're both strings, but it has to know how to take your language types, whatever those objects are in your language of choice, and serialize them into the bytes that it's going to send across the wire to the Kafka cluster. And that's what those serializer configurations are there. Next, you create the producer itself. In the case of the Java library, that's a class called Kafka Producer. And you'll note by the time we're done here, there are only 2 classes in the API that you absolutely need to touch. Kafka Producer is one of those. You pass the config to it and it starts up, and boy, there's lots of stuff happening in there. Connection pooling and buffering and all kinds of machinery that ideally you'll never need to touch. It's just in that producer for you. Next, we add some shutdown behavior. Now again, this particular application, when it shuts down, the whole JVM is going to get torn down, so it's kind of hard to have concerns about resource leaks, but this is just good hygiene. Make sure when we're shutting down, close down the producer. Finally, we actually send the data, and you see the key and the value that we're creating there. They're called key and value followed by a number. Yes, folks, we do write these ourselves. And the other class that you care about besides Kafka Producer is Producer Record. And you see that there. It's also a generic class, just like Kafka Producer is. You have to give it the types of the key and the value, which in this case are both strings. And to create a producer record, you pass it the key and the value and the topic you want to write to. So that's kind of the primitive of producing. It's key, value, and topic. Go to the cluster with that send method. We'll dig in a little bit later. What really happens when you call send? You're probably thinking, okay, it's off to the cluster and we're done. There's a little bit more to the story than that. But in a simple producer like this, you really can just call send and things will get sent. Now let's look at a consumer, but go for a different language just to mix things up a little bit. This is C#. And again, we've got a standalone program. So this is just going to run and consume and then shut down. But let's look at the 5 parts that we've got broken down here. First, again, at the top is configuration. That looks a lot like producer configuration. You have to tell the client where the cluster is. And you notice there's no types here. We'll get to serializers or actually deserializers in just a minute, but a little bit more consumer configuration in that configuration map. Next up in the C# driver, we set up some event handlers. So rather than getting messages back and iterating over them in an imperative way, we say, well, when a message happens, that on message event, take this action. And you see that genius consumer we've got there. We're logging it to standard out, which actually, I joke, but your first consumer that you write, you're probably going to do that same thing. That's super easy to do. You know it's going to work. It's comforting. You get feedback. So this is actually a great way to get started. There's also an on error and an on consume error handler set up there for various error conditions. But that's the way the C# driver works. You set up those event handlers so that later on when we get to actually consuming, those will just run by themselves. But before we get there, we have to call subscribe. And this is a key part of pretty much any consumer language binding. You have to tell the consumer what topic or topics you want to be listening to. And here we just provide one. You can provide a collection of them. You can provide a regular expression that will cause you to subscribe to all matching topics if you just want to watch the world burn. That's up to you. You can do that. But the point here about consumers is that you can subscribe to one or many topics. If you've got lots of topics that have the same format of message in them, you may want to consume them all at once, and that is perfectly valid. Finally, at the bottom here, you have a while true loop. So that's an infinite loop. It's going to run forever. We're going to poll, and that's all that happens there. We say, hey, consumer, go check
to see if there are messages. And if there are, what's going to happen? Well, our event handlers are going to run up above. So we'll be logging those messages to standard out when the onMessage handler runs. So that never stops. And this is typical for a consumer. This is how event streaming software, event-driven software works. When you're reading, you read forever. There's never a last event. You're never done. You just process each one and then wait for the next one. That's very, very typical. Can be a little disquieting if you're used to, say, web programming with the Spring framework. You're normally annotating methods, and those methods get called and they run to completion and they're done, and that's sort of comforting and you feel like that's the right thing to do. But in consumers, you generally do just loop forever and always keep consuming messages. Okay, let's leave the world of the producer and the consumer and look inside a cluster. Now, here is a Kafka cluster with 4 brokers, and I want to talk about partition leadership here. So 4 brokers, we're looking at one topic. Now, probably this cluster has other topics, right? Probably not just a one-topic cluster, but we're not looking at any of those. We're just looking at this topic called, somewhat prosaically, Topic 1. To make the diagram look nice, we've made Topic 1 have 4 partitions, which is the same number as the number of brokers, because, man, that's beautiful. I point that out so that you know there is no required relationship between those two things, okay? I could have a topic with 200 partitions and 4 brokers. I could have a topic with 1 partition and 4 brokers, or 10 brokers, or anything. There's just no correlation between those numbers at all. The slide looks nice in this way. It's easy to kind of see what's going on, but I don't want you to think that those numbers are in any way tied. Okay, look at the top there. That's partition 1 of topic 1. This topic has 4 partitions. Partition 1 has a total of 3 replicas. It has 1 on broker 1, 1 on broker 2, 1 on broker 3. And you probably see that the shading of partition 1 on broker 1 is a little darker. That's a darker color than 2 or 3. That's because partition 1 on broker 1 is the lead partition. Broker 1 has the leader for that partition. Broker 2 and broker 3 are followers, and they behave differently. So if you're a leader, that means you're telling producers and consumers that when someone wants to write to this partition, that producer should actually write to you, should send you the message, and you'll take it and you'll stick it in your partition log because you're the leader. Those writes happen to you. And when you're reading, when you're consuming, that consuming is going to come from you as well. Now, in versions of Apache Kafka after, I want to say 2.5, it is actually possible to read from followers and not just the leader. And there are some very important scenarios, usually in like multi-data center or multi-availability zone cloud deployments, where that enables some kind of cool functionality. But for the first order approximation, for you just wrapping your mind around fundamentals, you can for now think when a producer produces, it produces to the leader. When it consumes from the leader. So that leader is very important. And those followers are just trying to keep up with that leader. When new messages arrive at the leader, the followers will see them and write them to their own logs. So you see each partition has its own leader on a separate broker. That's really cool. What happens when a broker dies, like broker 4 goes away? Well, one of the followers of partition 4, in this case broker 2, will be elected as the new leader. And that's the thing the cluster does automatically. You don't have to think about that. When a broker dies, you might see a timeout in a producer or consume. That's always possible. But that failover is going to happen. We'll have the new leader elected right away, and writing and reading can continue with no loss of data. That's how leader election works in Kafka. Now, when events happen, they can't really unhappen. You can't change the way they happen. Events are immutable. So the things you write into a Kafka topic, those events, those messages, they're immutable. They stay there. You don't get to edit them. But you might not want to keep them forever. By default, they're retained for 1 week. That's out of the box. Download Apache Kafka, install it, create a topic. It's going to have a retention period of 7 days. That is completely configurable globally in the cluster or per topic. Okay, it can be a very short period of time. I recently ran a test with a topic that had a retention period of 15 minutes, and that actually seemed like a good idea. You can set it to infinity. You can never delete data so that it stays in the topic forever if you've got the space for that. This is not really a technical constraint.
It's more of a resource constraint and sometimes a regulatory one. This will be a business decision where the legal department might tell you that you have to retain this for 3 years, or you must not retain this for longer than 7, or I don't know, seems like 30 days is kind of a lot. That's a thing where the business weighs in. And it's, of course, an engineering decision too, because you're trading off cost versus various kinds of functionality you might realize by longer retention periods. I should mention, if all of this talk of immutable data and things never going away until some long period of time, if that scares you from a compliance perspective with things like GDPR, please don't worry. Those are beyond our scope here, but of course there are tools and techniques for handling that. People who have to comply with GDPR keep customer data in Kafka. That's absolutely a thing that happens. Again, beyond our scope, but I just don't want you to worry about it. Also, a brief note, remember we talked about those segments before, how each partition is composed of segments? Well, that's how data is actually expired. When the newest record in a segment is older than the retention period, then we can kick that segment out. We can delete that segment. So those whole segments stand or fall on their own. They get expired and fall off the edge of the world as they age past the retention period. Let's zoom into a producer and see what's going on inside there. I mean, you create a producer record and you call send and you think everything's fine and it's done, and honestly probably everything is fine, but you might want to know a little bit more about what's going on. When you call send, that message goes through serialization, so you've had to configure those serializers. You've had to tell the producer library what the type of the key and the value are, and then that class is going to know how to take that object and turn it into the bytes that it passes on to the partitioner. That partitioner is going to see if there's a key, and if that key is not null, then it'll hash it and use that to determine what partition in the topic that will be written to. Of course, there could be a custom partitioner that's implementing some other logic. That partitioner will know that. That will be the custom partitioner then. That'll do that other thing. But generally, we're just hashing the key, and that sends it on to a partition. That partition is really like a little buffer where those messages get buffered up for a little bit before they get sent across the network. And the trade-off between how much batching we do in the consumer, that is how much buffering we do, how often we flush that buffer, that is the classical trade-off between throughput and latency that always exists in network interfaces like this. There's nothing particularly Kafka specific about it, but it's all tunable. That's all stuff that you can look into in detail when you're tuning your producers. The producer is also potentially waiting for acknowledgement when it sends a message. This is a configurable thing, and so it's a thing that you set a configuration parameter and the producer library just does it for you. But there are really 3 settings. One is no acts at all. That is, send it and don't wait for it to get written. The network transfer across that TCP socket has been successful, but you don't know what happened inside the broker. Did it get written to disk? Is the disk full? Is the disk on fire? We don't know. Anything could be happening in that broker. All I know is I sent it. I'm not going to wait for an ACK. I'm moving on. So this will cause data loss occasionally. Some messages will get lost, but you'll have very low latency on the produce side. You could also wait for just the leader to acknowledge the message. That's that middle case there. So the producer sends the message to the leader, which it always does, and waits for that reader to write it to the disk and then send an acknowledgement. When it gets that acknowledgement, it says, okay, this has been written to a disk in the world. I feel pretty okay about this. I'm going to move on. Your other option is to wait for all acknowledgements. That means all replicas that are up. In this case, you see there are 3 of them. There's 1 leader and 2 followers. Those 2 followers have gotten around to asking for that new message, and they've written it to their own disks, and they've told the leader, hey, I have replicated this, and it's on disk. Everything is fine. And that leader is waiting for all of its in-sync replicas to respond. It says, okay, I've got them. This is now on 3 disks in the world. I'll tell the producer everything's fine. So more latency there, but also a lot more safety. You're not going to lose data that way. Those delivery guarantees correspond in name, although not comprehensively, to the basic at most, at least, exactly once paradigm. So look at the skittles coming into the gears there. The skittles on the left, those little circles with the numbers in them. And I hope they don't get ground up into gears because, skittles taste good. It would be better to eat them. But as those events get processed by those gears in the middle there are 3 ways the processing can take place. They can be processed at most once.
That means that some of them might get lost. We'll never duplicate them, but some of them might get lost. If it's very important not to do something twice and it's okay to miss some things, then you want at most once processing. At least once means we're going to make sure everything gets through. In the process of making sure everything gets through, we might accidentally double up sometimes. And there are valid reasons for why that happens.